जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करो, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाल मृत्यु से बच्चों क्या आशा है। बाल में छोटे जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, उत्तर है बहुत सरला सरला क्वेश्चन सब रहेगा। जन्म लेते ही अथवा जन्म से 1 वर्ष तक की आयु में होने वाली शिशु की मृत्यु को बाल मृत्यु कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अपने देश में बाल मृत्यु की दर को कम करने के 4 मुख्य उपाय बताइए बच्चों। अथवा करके दिएगा, चाहे इसको बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय लिखिए। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो देखो, बाल मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है। पहला नंबर तो शिक्षा का प्रसार कर दीजिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर दीजिए। नंबर 2, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और नंबर 3, प्रसव केंद्रों एवं बाल चिकित्सालयों की जो है स्थापना, जहाँ बच्चे वगैरह पैदा होते हैं ना, आप लोग समझते हो बच्चों, वही प्रसव है। और शिशु कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू करना, ये जो है बाल मृत्यु, इससे जो है बाल मृत्यु को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मृत्यु के कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। ये भी पूछा गया परीक्षाओं में। तो बाल मृत्यु के दो दो मुख्य कारण है। नंबर 1 बच्चों निर्धनता, नंबर 2 अज्ञानता, यानी जो है ज्ञान ना होना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लघुत्तरी है, ये भी कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहा है। बच्चों को जो है मलमूत्र संबंधी आदत डालना क्यों आवश्यक है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। बच्चों को मलमूत्र संबंधी आदत डालना क्यों आवश्यक है। देखो, मलमूत्र त्याग की आदत पड़ जाने से बहुत स्वच्छता और सुविधा होती है। अन्यथा बच्चे के बड़े हो जाने पर भी वह जो है यहाँ वहाँ खड़े बैठे अपने नेकर व बिस्तर जो है गंदा करते देखा जा सकता है। ठीक है। ऐसी आदत से बच्चों को जो है कहीं ले जाने में जो है बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अतः जो है मलमूत्र त्याग के संबंध में नियमित रूप से सचेत रहना चाहिए। 1 वर्ष तक बच्चे के मल त्याग के बाद जो है स्वयं सफाई नहीं कर पाते। अतः माता को चाहिए कि जो तुरंत पानी से भली बात सफाई करे। कुछ माताएं 4-5 माह तक प्रायः शिशु के मल त्याग के बाद कपड़े से उसका जो है मल स्थान पोंछ देती है कि नहीं। इनको इस बात को बच्चों ध्यान देना नहीं है कि इनकी जो है इस आलस्य भरी गंदी आदत से बच्चों को कितना जो है अहित व उन्हें किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः आरंभ से ही बिना मौसम का विचार किए हुए बच्चों को जो है पानी में धुलाकर पोंछ कर स्वच्छ करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में भी वे मल त्याग के पश्चात बिना स्वच्छ हुए इधर उधर बैठते या घूमते फिरते रहेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंस है, आपकी बात परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह का सामान्य परिचय देते हुए प्रस्तुत कीजिए। यानी अनुलोम विवाह किसे कहते हैं और जो है प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अनुलोम विवाह सबसे पहले हे डालें। अनुलोम विवाह बहुत सरल है, एक तुरंत याद हो जाएगा। अनुलोम विवाह देखो, जब उच्च वर्ण का लड़का हो, यानी लड़का जो है उच्च वर्ण का हो, और निम्न वर्ण की जो है यानी गरीब निम्न वर्ण की जो है लड़की से शादी करता है, तो इसे जो है अनुलोम विवाह कहा जाता है। लड़की की जो है कोई जाति नहीं होती, वह विवाह से पूर्व पिता की जाति की और विवाह के बाद पति की जो है जात की हो जाती है। ठीक है। अब है बच्चों प्रतिलोम विवाह। इसमें जो है वर जो है निम्न वर्ग का या उच्च वर्ण का तथा पत्नी जो है उच्च वर्ग का या निम्न कुल की होती है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह क्या है बच्चों। ये भी देखो परीक्षा में पूछा है, वो विकल्पी प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदू विवाह क्या है। तो बच्चों, एक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। परिवार का गठन होता है सामाजिक संबंधों के आधार पर, वित्तीय हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है गा हो जाएगा। विवाह नामक संस्था के आधार पर परिवार का गठन होता है। आगे देखेंगे हम लोग। वर्तमान विश्व के कितने देशों में समलैंगिक विवाह कानून को जो है मान्यता दी गई है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है 30 हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो है कौन सी धारा पुनर्विवाह से संबंधित है। हिंदी विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा पुनर्विवाह से संबंधित है। तो धारा जो है 15 बच्चों, धारा 15 जो है संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत बहुपत्नी विवाह को जो है दंडनीय माना गया है। तो बच्चों धारा जो है 17 के अंतर्गत। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत बहुपत्नी विवाह को दंडनीय माना गया है। तो धारा जो है 17। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दूसरा विवाह शून्य माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, धारा 5। आगे देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। वर्तमान कानून व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा यहाँ। लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए जो है 18 वर्ष। ठीक है, ये जो है न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकने के उपाय हैं अथवा बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी शिक्षा को अधिक से अधिक प्रसार करना, अंतर्जातीय विवाहों को जो है प्रोत्साहन देना, दहेज प्रथा का जो है विरोध, इनमें सभी हो जाएगा। बाल विवाह का दोष नहीं है। बाल विवाह बच्चों इनमें इसमें कह रहा है दोष नहीं है, तो सही जवाब यहाँ जवाब घा हो जाएगा वैवाहिक समायोजन में सहायक। भारत में कितने प्रतिशत बाल विवाह होते हैं? तो बच्चों जो है 40%। भारत में 40% जो है बाल विवाह होते हैं। भारत में कितनी लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है? लगभग 49% जो है लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है, यानी बाल विवाह के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 68% बाल विवाह होते हैं? तो बच्चों जो है बिहार में। भारत किस राज्य में सर्वाधिक 68% बाल विवाह होते हैं? तो बिहार राज्य में होते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं? तो बच्चों जो है उत्तराखंड। देखो, भारत किस राज्य में सबसे कम यही 9% बाल विवाह होते हैं? ये जो है राज्य है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, जो लघुत्तरी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, बहुत सरल है, तुरंत याद हो जाएगा। देखो, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार में जो है अंतर स्पष्ट करना है। यानी बच्चों पितृसत्तात्मक किसे कहते हैं और मातृसत्तात्मक परिवार। देखो, पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है उसमें पिता ही सर्वे सर्वा होता है, और जब जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार होता है वहाँ माता यानी सर्वे सर्वा होती है परिवार में वो। ठीक है, तो आइए थोड़ा उत्तर देख लेते हैं इसका। मातृवंशीय या पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, इस प्रकार के संयुक्त परिवार में माता या परिवार के अन्य स्त्री के नाम पर उसका वंश चलता है तथा परिवार में उसकी प्रधानता होती है। आरंभ में मातृवंशी परिवार होते थे। आजकल प्रायः दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के नायर जाति में जो है मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं तथा खासी और गारो जनजातियां में भी जो है पाए जाते हैं। नंबर 2 बच्चों पितृवंशी या पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार में बच्चों पिता या अन्य पुरुषों के नाम से वंश चलता है। परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है। स्त्री विवाह के बाद पति के घर में रहती है, जबकि मातृवंशी परिवार में विवाह के बाद भी स्त्री अपने माता पिता के घर रहती है तथा उसका जो है पति भी उसी के साथ है, अर्थात अपने ससुराल में रहता है। भारत में लगभग सभी स्थानों व सभी जातियों में अधिकतर पितृवंशी परिवार भी ही पाए जाते हैं, जो संयुक्त परिवारों की जो है पारिवारिक सत्ता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन जो लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ प्रकोप का जो है संक्षिप्त स्पष्टीकरण दीजिए अथवा जो है बाढ़ आपदा से जनधन की हानि को लिखिए। बाढ़ आप लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन ये सब ऐसे क्वेश्चन जो है अपने आप बना के आप लिख सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो अपने मन से बना के लिखेंगे सबसे ज़्यादा अंक आपको जो है मिलेंगे। और बच्चों जो है 21 फरवरी जो परीक्षा होने वाली है होम साइंस गृह विज्ञान को, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करना है, आप अच्छे नंबरों से जो है पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बाढ़ हो गया तो अपने से लिख सकते हैं आप। उत्तर देखो, वास्तव में बच्चों बाढ़ जो है प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारकों का जो है परिणाम है। प्राकृतिक कारकों में जो है लंबी अवधि तक जो है उच्च तीव्रता वाली जलवर्षा, नदियों के घुमावदार मोड़, नदियों की जलधारा की जो है प्रवणता में अचानक परिवर्तन। परिवर्तन में होता है लचीला या जो है ठीक है बच्चों, लचीला होता है। प्रवणता में अचानक परिवर्तन, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी विस्फोट का नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध आदि प्रमुख है। अवरोध माने होता है बाधा। मानव जनित कारकों में बच्चों निर्माण कार्य, नगरीकरण, नदियों पर बांध का निर्माण, कृषि कार्य, पुलों एवं जल भंडारों का निर्माण, भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा वनों का अत्यधिक विनाश प्रमुख है। वर्तमान समय में बाढ़ प्रकोप के कारकों में जो है प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानव जनित कारक जो है अधिक उत्तरदायी है। ठीक है भैया, देखो बच्चों जो पेड़ पौधे का अधिक ज़्यादा कटाई हो रही है, इससे बाढ़ होती है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, देखो अगर जड़ वगैरह खोदो तो बच्चों ज़्यादा मिट्टी जो है पेड़ पौधे क्या रहते हैं, बांधे रहते हैं। यानी एक जो पुराना पेड़ होता है उसके अंदर बहुत सारी मिट्टियों को जो है बांधे रहता है, मिट्टी को बहने नहीं देता चाहे जितनी बारिश हो जाए। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लघुत्तरी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं बच्चों पूछा जा रहा है। वायु में कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं? पूछ रहा है यहाँ की जो है वायु में कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो बहुत सरल, बहुत कठिन नहीं बच्चों। देखो, श्वसन के माध्यम से ग्रहण की गई वायु में समानता ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है जिसको CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम होती है।
इसके विपरीत बच्चों शरीर में बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानव जीवन के लिए जो है हानिकारक होती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों तथा उचित संवातन की व्यवस्था न होने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वायु को दूषित कर देती है। प्रायः घनी आबादी वाले नगरों और निर्धन बस्तियों में जहाँ एक कमरे में बहुत से लोग निवास करते हैं, वायु प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे बिजली घर हो गया, मोटर कार हो गया, स्कूटर, ट्रक, डीजल इंजन, रेलगाड़ी, वायुयान आदि में कोयला व खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का जो है भारी मात्रा में उपयोग होता है। इसके जलने से बच्चों ओजोन यानी O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर यस तथा नाइट्रोजन N के ऑक्साइड, धूल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के कण उत्पन्न होते हैं जो बच्चों वायु को जो है प्रदूषित करते हैं। नंबर 3, वनस्पत और मृत शरीर आदि के सड़ने से विषयुक्त गैसें वायु से मिलकर वायुमंडल को जो क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। रोगियों के छींकने, थूकने, श्वास तथा खांसने पर जब रोगाणु वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं तो अन्य स्वास्थ्य व्यक्ति इस जो है दूषित वायु में जो है सांस लेकर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों में वस्तुओं के कण व रेशे वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार की जो है दूषित वायु में सांस लेने पर वे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को जो है हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त परिसंचरण में जो है हृदय के बच्चों कार्य बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। हृदय कार्य डाल लेंगे, हृदय के कार्य। देखो हृदय जो है रक्त परिसंचरण का जो है मुख्य अंग है। यद्यपि इस कार्य में जो है अन्य अंग भी जो है सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु हृदय के कुछ कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि बच्चों उनके बिना रक्त परिसंचरण का जो है कार्य संपन्न होना असंभव है। वे कार्य जो है निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, रक्त परिसंचरण के लिए जो है निरंतर रक्त के 3 प्रवाह की जो है आवश्यकता होती है। अतः हृदय पंप की भांति निरंतर झोंकों से रक्त प्रवाहित करता रहता है, जिससे शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचने में सुविधा होती है। नंबर 2 बच्चों, हृदय से निकला हुआ शुद्ध रक्त परिसंचरण करता हुआ कोशिकाओं द्वारा शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म कोशिकाओं को पोषक तत्व व ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। तब जो है यही रक्त कोशिकाओं में हुई रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पन्न अनेक विजातीय तत्वों से जो है युक्त होकर पुनः हृदय में वापस आता है। हृदय का दूसरा कार्य इस रक्त को जो है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए वापस भेजना होता है। नंबर 3 बच्चों, फेफड़ों में शुद्ध हुआ रक्त पुनः हृदय के बाएं निलय में वापस जाता है जिससे हृदय जो है पुनः उस शुद्ध रक्त परिसंचरण के लिए पंप करके मूल धमनी में भेजता है। नंबर 4 बच्चों, इस प्रकार शुद्ध रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में पहुंचाने तथा अशुद्ध रक्त को पुनः परिसंचरण के लिए फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेजने का कार्य जो है अनुरक्त गति से होता है। पूरे शरीर में एक रक्त परिसंचरण पूरा होने में लगभग 25 से 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। आइए थोड़ा बच्चों छोटा छोटा क्वेश्चन देख लिया जाएगा। किस हार्मोन को जो है लैंगरहैंस की दीपिका जो है स्रावित करती है? तो उत्तर हो जाएगा ग्लूकैगान तथा जो है इंसुलिन। इंसुलिन खोज किसने किया था बच्चों? बैटिंग और बेस्ट 2 भाइयों ने जो है मिलकर जो है किया था। शरीर में रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन का नाम बताइए। तो शरीर के अधिकांश नलिका विहीन ग्रंथियों पर जो है कौन सी जो है ग्रंथि नियंत्रण रखती है? यहाँ बच्चों जो है इंसुलिन हो जाएगा। यानी शरीर में रुधिर शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन का नाम इंसुलिन है। इंसुलिन खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने जो है की थी। शरीर का अधिकांश नलिका विहीन ग्रंथियों पर कौन सी जो है ग्रंथि नियंत्रण रखती है? तो बच्चों शरीर के अधिकांश नलिका विहीन ग्रंथियों पर जो है नियंत्रण रखने का कार्य जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों को किन 2 वर्गों में बांटा जाता है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है बच्चों। नंबर 1 नलिका युक्त ग्रंथियाँ, नंबर 2 जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जिसमें नलिका हो, ठीक है, जिसमें नलिका ना हो, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरला। भूकंप आपदा द्वारा जनधन की हानि लिखिए। भूकंप आपदा द्वारा जो है कौन कौन सी बच्चों हानियाँ होती हैं? कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसलिए 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो भूकंप द्वारा जनधन की अपार हानि होती है। भूकंप आने से जो है बड़े बड़े रियासी जो है मकान जमी दो हो जाते हैं, गिर जाते हैं और लोग उसी में दब कर जो है मर जाते हैं।
भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर नदियाँ अपनी जो है धारा बदलकर दूसरे मार्ग में चलने लगती हैं। यदि किसी मार्ग में जो है रिहायशी इलाका या किसी भूमि पड़ता है तो जनधन की जो है बड़ी हानि होती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप से भूस्खलन होते हैं तथा कभी कभी ग्लेशियर में जो है कभी कभी जो है बड़े ग्लेशियर में जो है हिमखंड टूटने से झील जैसी प्रकृति आकृति बन जाती है। किंतु जब यह जो है हिमखंड टूटता है तो बच्चों संचित बड़ी जलराशि नीचे के जो इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देती है। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में जो है अधिक तीव्रता वाले जो है भूकंप के साथ नुकसान अधिक होता है। अगला लघुत्तरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण का जो है जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, देखो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव है डालेंगे। देखो पर्यावरण प्रदूषण एक असामान्य एवं सामान्य जीवन के लिए प्रतिकूल स्थिति है। इस स्थिति का जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को जो बच्चों हम अग्रवर्णित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। देखो पर्यावरण प्रदूषण का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण का जो है मुख्य प्रतिकूल प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ता है। किसी भी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित व्यक्ति सामान्य से लेकर गंभीर तथा अति गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है बच्चों। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण से साधारण खांसी से लेकर जो है तपेदिक तथा कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण से भी पहचान तंत्र के साधारण रोगों से लेकर अति गंभीर रोग जैसे कि यकृत एवं आंतों का कैंसर तक हो जाता है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण जो है लोग साधारण चिड़चिड़ाहट से लेकर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा पूर्ण बधिरता यानी बहरापन के शिकार हो जाते हैं। नंबर 2 बच्चों पर्यावरण प्रदूषण का जन सामान्य की जो है कार्य क्षमता पर जो है प्रभाव। निश्चित रूप से बच्चों पर्यावरण प्रदूषण का बुरा प्रभाव जन सामान्य की कार्य क्षमता पर पड़ता है। प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता, उसकी चुस्ती एवं स्फूर्ति घट जाती है। इस स्थिति व्यक्ति की जो है कार्य क्षमता भी घट जाती है। पर्यावरण प्रदूषण का जो है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। देखो पर्यावरण प्रदूषण का जो है बच्चों गंभीर प्रभाव जन सामान्य की जो है आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। कार्य क्षमता के घट जाने से व्यक्ति की जो है उत्पादन की दर घटती है। इससे जो है उसकी आय घटने लगती है। इसके अतिरिक्त बच्चों साधारण अथवा गंभीर रोग के उपचार के लिए भी कम या अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार आय जो है घटने तथा व्यय बढ़ने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है और वह जो है आर्थिक संकट का शिकार हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।